देखिए एक्सरसाइज का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है। SO2Cl2 का तापीय अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया है, माने SO2Cl2 जब टूटता है ताप के प्रभाव से वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है। वह इस अपघटन से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। क्या देखिए इधर ये प्रयोग वाला कॉलम है, पहला प्रयोग किया तो समय 0 है, तब जो कुल दाब है वो 0.5 है ATM में। और जब दूसरा प्रयोग हमने किया माने दूसरे टाइम पर जब समय 100 सेकंड हो गया है, तब जो कुल दाब है वो कितना है 0.6 है ATM में। तब आपको इतने दाव पर माने 0.65 ATM कुल दाव पर अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी। तो आप समझिए जो आपको निकालना है पहले उसी का हिंट लिखते हैं, फिर उससे कुछ समझ में आएगा आपको। माने आपको अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर होगा K। क्योंकि सांद्रता जो है वो दाब के रूप में है, तो इसलिए हम जब सांद्रता लिखेंगे, अभिकारक कौन है हमारा SO2Cl2, क्योंकि SO2Cl2 का अपघटन हो रहा है तो SO2Cl2 से कुछ बनेगा, तो हमारा अभिकारक SO2Cl2 हुआ। तो उसकी सांद्रता को हम इस बार किस में लेंगे, आंशिक दाब के रूप में, तो PSO2Cl2। तो यहाँ देखिए आपको ये बताना है, K चाहिए और ये चाहिए। तो K कैसे आएगा, इन आंकड़ों से। तो देखिए आप, जब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो जो फॉर्मूला लिखा था दाब के रूप में, वो इस प्रकार से लिखा था K = 2.303/T log 10 बेस P नोड, लिख देता हूँ, और ये था 2P नोड माइनस PT। भी वैसे ही कर लेंगे जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, या आप इसको याद भी कर सकते हैं जैसे A नोड अपॉन A सांद्रता के रूप में होता है, मोल लीटर इनवर्स अगर सांद्रता हो तो ये मतलब दाब के रूप में जब होती है सांद्रताएं तो P नोड अपॉन 2P नोड माइनस PT। यहाँ से आप K कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए K = 2.303/T log 10 बेस P नोड का मतलब होता है जब समय 0 है, तब हमारा है 0.5 अपॉन 2P नोड माने वही 0.5 माइनस PT। तो PT माने T का मान आप कितना ले रहे हैं, 100 सेकेंड, तब फिर वाला जो दाब है वो PT होगा माने 0.6। इस सबको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो K की वैल्यू समथिंग आएगी 2.2318 भी आता है, लेकिन चलिए हम इतना ही लिख देते हैं -3, और ये आएगा सेकेंड इनवर्स में, क्योंकि जो टाइम है वो सेकेंड में दे रखा है। तो वेग स्थान प्रथम कोटि अभिक्रिया का है तो वो सेकेंड इनवर्स। तो PSO2Cl2 P नोड माइनस x हो जा रहा है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू के लिए मैंने देखो आपको ये बताया था कि जो टोटल प्रेशर होता है तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो P नोड माइनस x प्लस x, ये x कैंसिल, तो PT हो जाएगा P नोड प्लस x। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तब वो x की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। तो इस फॉर्मूले लिखता हूँ चूंकि PT = P नोड प्लस x। आप देखिए PT क्या होगा, क्योंकि वो हमसे इतने दाब पर, कुल इतने दाब पर 0.65 ATM कुल दाब पर गुजरा, तो PT की वैल्यू हो गई ये। P नोड हमारा हो गया 0 टाइम पर प्लस x, तो x की जो वैल्यू होगी इसको इसमें माइनस कर लेंगे ये, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.15 ATM, ये x हो गया। x की वैल्यू इसमें लिख देंगे, तो आप यहाँ लिख लेंगे, इसलिए PSO2Cl2 इक्वल होगा P नोड में आने फिर वही 0.5 माइनस, और x आ रहा है हमारा 0.15, इसको सोल्व करके आ जाएगा 0.35 ATM, ये PSO2Cl2 की वैल्यू। तो आपके पास K आ चुका है, वेग स्थिरांक, आपके पास PSO2Cl2 आ चुका है। ये दोनों वैल्यू आप अभिक्रिया की दर वाले समीकरण में रखेंगे तो अभिक्रिया की दर ज्ञात कर लेंगे। क्या लिख देंगे, इसलिए अभिक्रिया की दर K × PSO2Cl2। तो K का मान हो रहा है 2.23 और 10⁻³ और ये आ रहा है 0.35। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तब आपका जो अभिक्रिया का दर है वो आ जाएगा, और इसकी जो यूनिट होगी, अभिक्रिया की जो दर की यूनिट होगी वो हो जाएगी ATM सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सांद्रता इस बार दाब में है और दाब माने ATM में है और बाकी टाइम तो सेकेंड है, तो ATM सेकेंड इनवर्स में आंसर है। तो आप एक बार फिर से इसको समझिए, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा है, क्योंकि इस बार अभिक्रिया की दर इतने दाव पर पूछी है तो ये PT का काम ये करेगा। तो अभिक्रिया की दर हमने पहले लिख लिया K
PSO2Cl2, क्योंकि अभिकारक अगर हमारा SO2Cl2 है और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसके दाब की घात कितनी लिख दी है, 1। वेग स्थिरांक तो आना ही है। प्रथम कोटि अभिक्रिया से हमने फॉर्मूला ही मैंने कहाँ से लिखा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको करके बताया था और यहाँ फिर से भी देखो कर दिया है। तो ये होता है T नोट माने 0 टाइम पर दाब और PT माने 100 सेकंड, मीन्स जितने भी टाइम पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं उतने पर दाब। बाकी T आपका 100 हो गया, यहाँ से वेग स्थिरांक हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने PSO2Cl2 बताना, तो PSO2Cl2 ही होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी अभिक्रिया के लिए लिखें तो प्रारंभिक दाब T नोट माने जब समय 0 है तो उनका 0 दाब है, जब T टाइम हो जाता है उनके दाब अगर x है तो इसका कितना बचेगा, P नोट माइनस x। तो इसका मतलब PSO2Cl2 P नोट माइनस x होगा। इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है एक रिलेशन आया था कि कुल दाब माने PT, ये प्लस ये प्लस ये, तो PT आ रहा है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा PT माइनस P नोट। PT माने कुल दाब और P नोट माने प्रारंभिक दाब, तो x आ गया और जैसे x आया तो यहाँ पे लिख लिया, P नोट लिख लिया, PSO2Cl2 आ गया। फिर K और PSO2Cl2 आ गया तो हमने इस समीकरण में रखा, हमारा अभिक्रिया इधर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा बार इसको रिवाइज कीजिए। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कॉपी पेन पर इसको रिवाइज करते रहिए। कहीं कोई डाउट आता है तो फिर से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सेम जैसे हैं, तो इनको अगर आप बार बार करके देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये किसी नए टॉपिक पर है। क्या है देखिए, 546 केल्विन ताप पर किसी हाइड्रोकार्बन के विघटन का वेग स्थिरांक इतना है, यदि सक्रिय ऊर्जा इतनी है तब पूर्व घातांकी गुणक का मान क्या होगा। तो ये सक्रिय ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चन है, माने आरएनएस समीकरण का ये क्वेश्चन है, क्योंकि पूर्व घातांकी गुणक A को कहते हैं। तो जो आपको वैल्यू दी है पहले वही नोट कर लेते हैं। 546 केल्विन ताप पर, तो आपको T दिया है 546 केल्विन, किसी हाइड्रोकार्बन के विघटन का वेग स्थिरांक माने K का मान है 2.418 गुणा 10 की घात -5 सेकंड इनवर्स। यदि सक्रिय ऊर्जा EA को बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी 179.9 किलोजूल पर मोल, इसको हम जूल में चेंज कर लेते हैं। तो 179.9 किलो मीन्स होता है 10 की घात 3 जूल पर मोल या जूल मोल इनवर्स। ये वैल्यू आपको दी है। पूर्व घातांकी गुणक मीन्स कैपिटल E की वैल्यू पूछी, आरएनएस फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आवृत्ति कारक जिसको बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये सब आरएनएस फैक्टर आरएनएस समीकरण में आता है या पूर्व घातांकी गुणक जो होता है। तो आरएनएस समीकरण जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको उसको 3 से 4 फॉर्म में लिखना बताया था। तो चूंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं तो हम लॉग टाइम बेस वाला फॉर्म लिखेंगे। तो आप पिछले वीडियो में जाकर आरएनएस समीकरण देख सकते हैं जिन बच्चों को नहीं आता है। तो ये होता है log tan बेस K इक्वल log tan बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। देखिए यहाँ पर R यूज होगा तो R आपको पता है 8.314 हमने लेना होता है। तो log tan बेस के जो वैल्यू पता है वो वैल्यू लिख लेते हैं फॉर्मूले में। log tan बेस K का मान 2.418 गुणा 10 की घात -5। log tan बेस A आपको A कैलकुलेट करना है, इसमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, और माइनस EA तो ये है 179.9 गुणा 10 की घात 3 अपॉन 2.303। ऐसे ही R का मान होता है 8.314 और टेम्परेचर है आपका 546। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन इसको आप सोल्व करने के लिए मैंने कहा था कि लॉग में जो गुणा में पद लिखे होते हैं उनको अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। तो 2.41 की 8 की वैल्यू देखेंगे और 10 की घात -5 को घात सामने आके सोल्व कर सकते हैं। ये इधर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइनली जब log tan बेस A करके कुछ आएगा, इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो A कैलकुलेट करने के लिए log उधर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल देखना बताया, इसके लिए वीडियो भी मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। ये कैलकुलेशन वहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, इसके आधार पर अभी आगे न्यूमेरिकल आने वाले हैं तो उनको भी करें। तो सीधे सीधे वैल्यू आपको दी है, उन वैल्यू को आपने आरएनएस समीकरण में रखना है और पूर्व घातांकी गुणक का मान आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक अभिक्रिया A एरो उत्पाद के लिए आपको K दिया हुआ है। अभिकारक A की शेष सांद्रता आपको 100 सेकंड के बाद बतानी है, जबकि A की प्रारंभिक सांद्रता ये है। तो जो वैल्यू आपको दी है पहले वो नोट करते हैं।
तो के आपको दिया है, इसके बाद टाइम 100 सेकेंड बाद आपको शेष सांद्रता माने ए बताना है, जबकि आपको प्रारंभिक सांद्रता ए नोड दिया हुआ है 1.0 मोल लीटर इनवर्स। तो इसके लिए फिर से वही प्रथम कोटि अभिक्रिया। पता कैसे चल रहा है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्योंकि वेग स्थान के मात्रक में आ रहा है सेकंड इनवर्स, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला आप यूज करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, और ये होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 बेस A नोड अपॉन A। आप देखेंगे K की वैल्यू ये है, जो वैल्यू आपको दी है वो नोट कर लेंगे। T हो गया 100, log 10 बेस A नोड हो गया 1 और A आपको ज्ञात करना, ये यहाँ से गुणा में और वो भाग में। तो फाइनली आपके पास जो log 10 बेस A बचेगा ये हो जाएगा ये, और अपॉन में 2.303 log 10 बेस 1 अपॉन A। ये 100 है, 10 की घात 2, ये -2, ये कैंसिल, 2 अपॉन 2.303, इससे पॉइंट से आप 3 जीरो पर बढ़ा लें, log 10 बेस 1 अपॉन A। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटा है, तो पॉइंट करके एक जीरो और एज्यूम कर लेंगे, और फिर अब अगर आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर्स आएंगे तो 1 अपॉन A कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा log उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो जो भी नंबर आएगा एंटी लॉग टेबल से उसकी वैल्यू देख लेंगे, ये 1 अपॉन है तो यहाँ से A आप ज्ञात कर सकते हैं उसको फिर अपॉन में करके। तो यहाँ से आपको 100 सेकंड बाद शेष सांद्रता अभिकारक A की मिल जाएगी। तो आप ये समझिए कि सीधे सीधे जो वैल्यू आपको दी है वो हमने नोट कर दी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमने वैल्यू लिखी है और फिर से कैलकुलेशन रह जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सुक्रोज का अम्लीय विलयन में अपघटन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार होता है। जो सुक्रोज होती है गन्ने की चीनी, अगर हम उसे अम्लीय माध्यम में जब उसका विघटन होता है तो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, और ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। देखिए जो अभिक्रियाएं हैं सब ऑर्गेनिक में आएंगी, बहुत अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान बातें हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन बातों पर, ऑर्गेनिक में करेंगे। अर्धायु इसकी 3 घंटे है, तो 8 घंटे बाद बताना है कि जो सुक्रोज की शेष मात्रा का नमूना, मीन शेष मात्रा का जो नमूना है वो उसका अनुपात बताना है एक्चुअली। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपको वैल्यू दी है वो नोट कर लेते हैं। एक तो दिया है टी हाफ 3 घंटे, ऐसे देखिए पता चल जाता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ दिया तो यहाँ से के की वैल्यू आएगी। 8 घंटे बाद वो पूछ रहा है, एक अनुपात पूछ रहा है ए अपॉन ए नोड। प्रारंभिक मात्रा भी आपने माननी नहीं है, कोई ए अपॉन ए नोड पूछ रहा है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 बेस A नोड अपॉन A। तो K की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो K की वैल्यू के लिए ही उसने T हाफ दिया है, तो 0.6932 अपॉन T हाफ, यहाँ वैल्यू लिख लेंगे। T माने 8 घंटे बाद आपसे पूछा है, log 10 बेस A नोड अपॉन A हो ही जाना है। इसके बाद आप T हाफ की वैल्यू यहाँ पर बटे 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ये बटे 3, इधर 2.303 अपॉन 8, और ये हो जाएगा log 10 बेस A नोड अपॉन A। ये इधर गुणा में और वो भाग में, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर फाइनली log 10 बेस A नोड अपॉन A। देखिए जब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यहाँ से उस लोग को उधर पहुंचाएं तो वो हो जाएगा एंटी लोग,
ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी। फिर आप यहाँ से कोई जब एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे तो फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और ये A0/A होगा। फिर इसको पलट लेंगे तो ये हो जाएगा A/A0। बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको शेष मात्रा का अनुपात, शेष मात्रा का फ्रैक्शन बताना, अनुपात का नमूना ज्ञात कीजिए, मीन्स A/A0 आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए फिर से वही है, इस बार जो है कैलकुलेशन है जो भी है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं कैलकुलेशन के लिए एक नया वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन आप चूंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप 12th क्लास में हैं तो इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल की कैलकुलेशन बताई हुई है पहले की वीडियो में, तो आप उन पर जाकर देख सकते हैं। तो आप आसानी से जो वैल्यू दी है उसको नोट कर लें और प्रथम कोटि अभिक्रिया में वो वैल्यू लिखी है और आपको A/A0 ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है। आपको एक समीकरण दिया है, देखिए आपको आरएनएस जैसा ये समीकरण लग रहा होगा और सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ये आरएनएस समीकरण से हम इसकी तुलना कर लेंगे और आरएनएस समीकरण का पहला वाला रूप तो लिख देंगे K = 4.5 गुणा 10 की घात 11, इस सेकेंड इनवर्स करके लिखा उन्होंने E की घात माइनस 28,000 K/T, ये K4 किलो वाला K है, की तुलना आरएनएस समीकरण से करने पर, आरएनएस समीकरण से जब आप इसकी करेंगे तो पहले वाला रूप आरएनएस समीकरण के लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको आरएनएस समीकरण के 3-4 रूप लिखाए हैं, तो आप इसे आरएनएस समीकरण से पहले वाले रूप से तुलना करेंगे। और पहले वाला होता है K = A E की पावर माइनस A/RT। तो आप देखिए A की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हमें सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ये वाले पद को लिखना है। तो ये पद किस पद के बराबर होगा, इस वाले के, तो मिलेगा माइनस A/RT और ये हो जाएगा माइनस 28,000 K/T। ये केल्विन वाला K लिखा हुआ है, तो यहाँ से T कैंसिल, माइनस कैंसिल और E बराबर हो जाएगा 28,000 K को मैं इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, और ये आएगा इंटू R, और तब इसका मात्रक होगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आप देखिए केल्विन इनवर्स वाला इस केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ आएगा और R की वैल्यू आप लिखेंगे 28,000, R की वैल्यू होगी 8.314, ये केल्विन इनवर्स से कैंसिल, फिर बचा जूल मोल इनवर्स। देखिए यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर लें तो ये वैल्यू आती है समथिंग 232792 और यूनिट चल रही है जूल मोल इनवर्स। तो इतना भी इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको किलो जूल में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 232792/1000, तब इसको बोलेंगे आप किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा, ये 3 डिजिट बाद पॉइंट 232.79 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक, चलिए 2 लिख देता हूँ भाई। तो आप समझिए कि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इस केल्विन को लेकर, तो ये सॉरी इस K को लेकर, तो ये केल्विन वाला K है। तो तुलना में जब हम इसका यूनिट लिखते हैं EA का जूल केल्विन इनवर्स होता है, तो ये K उस केल्विन इनवर्स से कैंसिल हो जाता है, जूल मोल इनवर्स। फिर ये जो K लिखा हुआ है ये किलो जूल वाला K लिखा हुआ है, ये किलो है किलो। अगर आप ना भी लिखें यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें केवल तुलना मात्र करनी है, बस यही थोड़ा सा डाउट होता है कि ये K क्या है। ये K केल्विन को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ जो लास्ट में जब जूल हो गया था उसको किलो जूल में जब लिखा है, क्योंकि जब इतना बड़ा अंक आ रहा है तो हम उसे छोटे उसमें रूप में लिखने के लिए किलो मैंने बड़ी यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं, तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे और भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं आरएनएस समीकरण के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 27, H2O2 के विघटन का वेग स्थिरांक प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार निम्नलिखित समीकरण के अनुसार है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो एक आपको समीकरण दिया है आरएनएस जैसा ही है, तो आपको सबसे पहली बार तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है, ऐसा ही क्वेश्चन है जो पहले इससे पहले वाला है, और साथ ही वो ताप भी ज्ञात करना है जिस पर अर्धायु 256 मिनट। तो सबसे पहले आप देखिए इस समीकरण की जो तुलना है वो हम आरएनएस समीकरण से कर लेंगे, लेकिन जैसे हमने पहले तुलना की थी एक दूसरा रूप था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में तुलना की थी वो एक दूसरा रूप था। इस बार क्या करेंगे, देखिए लोग के ये हो जाएगा 14.34 माइनस 1.25 इसकी घात 4 K/T
टी की तुलना आरएनएस समीकरण log 10 बेस a माइनस EA अपॉन 2.303 RT से करने का। और जब आप ये तुलना करेंगे तो देखिए आपको EA बताना है, तो EA वाले पद की तुलना में इससे करें तो ये वाला पद इसके बराबर है, माइनस है दोनों में, तो EA सीधे सीधे होगा EA अपॉन 2.303 RT बराबर हो जाएगा 1.25 गुणा 10 की घात 4, ये केल्विन इस टाइप से। और जो अपॉन में टी आ रहा है वो मैंने ये लिख दिया, ये वाला लिख दिया। तो ये टी से टी कैंसिल है, तो जो EA की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, इधर ही गुणा में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303 R और गुणा में हो जाएगा 1.25 गुणा 10 की घात माइनस 4। यहाँ से इसकी जो यूनिट हो जा रही है और ये आपका K बची हुआ है, तो यूनिट होगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये केल्विन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल बचेगा जूल मोल इनवर्स। तो EA की वैल्यू हो जाएगी 2.303, R की वैल्यू 8.314 और ये हो जाएगा 1.25 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल मोल इनवर्स। यदि हम इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो फिर आपको पता है कि 10 की घात 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तब इस प्रकार से सेकंड ऊर्जा आ जाएगी। आपको इसमें वो ताप भी बताना है जिस पर अर्धायु 256 मिनट है। तो आप देखिए हम इसी समीकरण से ये टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें ये K पता और K के लिए उसने हाफ लाइफ आपको दी है, तो T हाफ इक्वल टू है 256 मिनट। यहाँ से K लाने के लिए 0.6932 अपॉन T हाफ फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे, तो 0.6932 अपॉन 256 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लें तो 256 गुणा 60 सेकंड, तो 256 गुणा 60 ये K आ जाएगा और K का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। K का मान समीकरण 1 में रखने, जब इसको आप समीकरण 1 में रखेंगे तो log 10 बेस K की ये वैल्यू आ जाएगी पूरी 0.6932 अपॉन 256 गुणा 60 बराबर ये 14.34 है माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 K अपॉन T। तो यहाँ से ये टेम्परेचर आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ताप की गणना की जा सकती है। तो ये तुलना वाले सवाल हैं जिसमें आरएनएस समीकरण से आप सीधे तुलना करके EA ज्ञात कर सकते हैं। जो A पूछेगा तो ये log 10 बेस A हो सकता था, तो पूर्वघातांकी गुणन का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। A के विघटन में उत्पाद बनने में, A कोई अभिकारक है, उसका जब टूट रहा है वो विघटन हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, तब K का मान 4.5 गुणा 10 की घात 3 सेकंड इनवर्स तथा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड ऊर्जा का मान 60 किलो जूल मोल इनवर्स है, तब किस ताप पर आपको बताना है K का मान इतना हो जाएगा। तो देखिए दो कंडीशन वाला ये भी आरएनएस समीकरण से होना है, क्योंकि आरएनएस समीकरण का एक रूप K1 K2 को लेकर होता है। तो सबसे पहले तो ये K1 हो जाएगा, K का मान 4.5 गुणा 10 की घात 3 सेकंड इनवर्स। दूसरा जो K है माने इतना मान किस टेम्परेचर पर होगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। K2 हो गया 4 सेकंड इनवर्स। सेकंड ऊर्जा का मान 60 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो इसको आप जूल में चेंज कर लें तो 60 गुणा 10 की घात 3 जूल मोल इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद पहला टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 केल्विन ऐड कर लेंगे, तो टेम्परेचर ये पहला है तो इसको T1 बोल देंगे। 283 केल्विन, तब आपको T2 बताना। तो फिर से वही आरएनएस समीकरण से, अब की बार आरएनएस समीकरण का आप रूप लिखेंगे दो टेम्परेचर दो वेग स्थिरांक के वाले फॉर्म में, और वो ये था log 10 बेस K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यू लिख सकते हैं log 10 बेस K2 आपके पास है 1.5 गुणा 10 की घात 4, K1 आपके पास है 4.5 गुणा 10 की घात 3, EA आपके पास है
60 गुणा 10 की घात 3, 2.303। आर आपके पास है 8.314। पहला टेम्परेचर 283, तब आपको दूसरा टेम्परेचर 1/T2 बताना है। तो फिर से वही कैलकुलेशन है, यहाँ से आप देखेंगे 10 की घात 3 से ऊपर कट हो जाएगा, 15 3 45.3 करके आएगा। तो ये सब लोग की वैल्यू देख सकते हैं और यहाँ से T2 आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेशन के माध्यम से। उतने केल्विन दूसरा टेम्परेचर आ जाएगा, माने हम कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक का मान इतना जो है इस टेम्परेचर पर होगा। तो इस प्रकार के आपको अन्य प्रश्न भी सोल्व करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको कैलकुलेशन ही करना होता है, सीधे वैल्यू दिया होता है, फॉर्मूले में लिखना है और कैलकुलेशन करके जो भी आपसे भौतिक राशि पूछी है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 आरएनएस इक्वेशन जैसा ही है। किसी अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन ताप पर 10% पूर्ण होने में लगा समय 308 केल्विन ताप पर 25% पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। ए का मान दिया है और 318 केल्विन पर अलग से वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा का मान पूछा है। तो आप सबसे पहले 10% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करेंगे। तो प्रथम स्थिति में अगर बात प्रथम स्थिति की करें तो प्रारंभिक मात्रा A0 100% है, तब शेष मात्रा के लिए आप कर लेंगे 100 - 10 माने 90%। इस स्थिति में टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो आप कह सकते हैं कि जो पहला टेम्परेचर है वो 298। ठीक, ऐसे ही यहाँ से आप K याद कर लीजिए, उसको K1 बोल देते हैं या K298 बोल सकते हैं। तो K1 हो जाएगा 2.303/T। लोग टाइम बेस A0 आता है, मैं सीधे लिख रहा हूँ 100 और फिर नीचे A आता है तो हो जाता है 90। इसको आप सोल्व कर लें तो समथिंग की वैल्यू देखिए 0 कट और फिर इसको 10 बेस 10 माइनस लोग 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 2 सामने आएगा, लोग 10 बेस 3 बनेगा। मैंने आपको बहुत ऐसी कैलकुलेशन बताई है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो लगभग ये वैल्यू आएगी 0.1054/T। लोग टेबल से वैल्यू देखने के बाद ऐसे ही आप द्वितीय स्थिति में इसको कर लेंगे। द्वितीय स्थिति में तो A0 जो प्रारंभिक मात्रा है वो 100 है। अब की बार जो शेष मात्रा है 25% पूर्ण हो जा रहा है, तो शेष मात्रा कितनी हो जाएगी 100 - 25 और 75%। तब जो टेम्परेचर है दूसरा वो 308 केल्विन है। तब यहाँ से आप दूसरा K कैलकुलेट करेंगे, माने उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, K2 करके लिख लेंगे। तो 2.303/T और ये हो जाएगा लोग 10 बेस A0 आएगा माने 100 और A आएगा 75। तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं और ये K2 समथिंग आएगा 0.2877/T। तो K1 आपके पास है, K2 मैंने यहाँ भी T माना, यहाँ भी T माना, इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि 10% पूर्ण होने में लगा समय 25% पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है, तो इसलिए ये जो समय यहाँ लग रहा है वही समय यहाँ लगेगा। अब आप आर्हेनियस समीकरण का यूज कर सकते हैं। आर्हेनियस समीकरण से वही समीकरण लिखेंगे जिसमें दो कंडीशन आती हैं, लोग 10 बेस K2/K1 2.303R 1/T1 - 1/T2। तो K2 का मान ये है और K1 का मान ये है, तो ये हो जाएगा लोग 10 बेस 0.2877/T और ये जाएगा 0.1054/T। तभी तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा और ये आपको ज्ञात करना है और ये हो जाएगा 2.303 और R की वैल्यू हो जाएगी 8.314। 1/T1 आपको था 298 और T2 है 308। यहाँ से सब कुछ आप सोल्व कर लेंगे तो आपका E आ जाएगा जूल मोल इनवर्स, और अगर आप उसको किलो जूल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अपॉन 1000 करके किलो जूल में भी आ जाएगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि KEA का मान 318 केल्विन पर पूछा है, तो आप फिर से एक समीकरण लिख सकते हैं, आर्हेनियस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं, लोग 10 बेस A लोग 10 बेस A माइनस E/2.303RT। तब क्या करेंगे आप, K बताना है आपको, तो ये ऐसे रहेगा। A की वैल्यू देखिए ये थी, A का मान ये है, तो लोग 10 बेस 4 गुणा 10 की घात 10 माइनस ये देखिए यहाँ से आया होगा
वो यहाँ लिख लेंगे और ये हो जाएगा 2.303। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर लेंगे इस बार 318, क्योंकि 318 पर पूछा है। तो आप देखेंगे यहाँ से log 10 बेस के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फिर के लिए क्या कर लेंगे आप इधर एंटी लॉग कर लेंगे। तो इस प्रकार से एंटी लॉग टेबल से वो वैल्यू देखेंगे तो आपका वेग स्थिरांक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी अभिक्रिया का वेग 293 केल्विन से 313 केल्विन होने पर 4 गुना हो जाता है। माने जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका वेग जो है अभिक्रिया का बढ़ रहा है, मीन्स वेग स्थिरांक बढ़ रहा है। तो सघन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी, और आपको ये मान लेना है कि ताप के साथ सघन ऊर्जा नहीं बदल रही है, जो कि होता भी है कि टेम्परेचर पर सघन ऊर्जा का मान नहीं बदलता है। तभी तो हम T1 T2 ले लेते हैं, लेकिन सघन ऊर्जा यही होती है। तो पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं। पहला टेम्परेचर 293 केल्विन है, दूसरा टेम्परेचर 313 केल्विन है। पहला वेग हम मान लेते हैं, देखिए वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप होता है, तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो रहा है, मीन्स K1 अगर K है तो K2 कितना हो जा रहा है 4K। तब आपको बताना है EA कितना होगा। तो हम इसमें फिर से वही आरएनईएस समीकरण का यूज करेंगे। आरएनईएस समीकरण से बात इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा log 10 बेस K2 अपॉन K1 ये अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ K2 हो रहा है 4K और K1 हो रहा है K। ये आपको बताना है 2.303, R हो जाएगा 8.314। 1 अपॉन T1 की बात करें तो 293 और T2 की बात करें तो ये हो जाएगा 313। K से K कट हो जाएगा, log 10 बेस 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर करके लिख लेंगे। यहाँ ये E 2.303 8.314, इसका एलसीएम आप ले लें तो 293 इंटू 313, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो है 2 सामने 2 log 10 बेस 2 और ये सब ऐसे ही। इसको ये कर लेंगे, ये 293 इंटू 313। यहाँ से देखिए वैल्यू आएगी log 10 बेस 2 की 0.3010 और ये समथिंग जो ये सब कैलकुलेशन चल रही है। तो यहाँ से आप EA ज्ञात कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तब आपका जो EA है वो जूल मोल इनवर्स में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सघन ऊर्जा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपको पूरी कोशिश की है, रासायनिक बलगति के चैप्टर के सारे लेक्चर मैंने सिस्टमेटिक अपलोड किए हैं, सारे टॉपिकों को मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से समझाया, और आज ये एक्सरसाइज भी आपकी मैंने बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो इसके बाद के लेक्चर में हम जो रासायनिक बलगति की चैप्टर में अंदर जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो तब तक आप इन लेक्चर्स में जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कराए हैं उनका बार बार आप देखकर रिवीजन करते रहिए, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट में लिखते रहिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट को सोल्व कर सकूँ।